स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज अचानक एक बार फिर ज्ञानवापी ट्रेंड कर रहा है और इसकी वजह है कुछ लोग अभी से ज्ञानवापी को लेकर होमवर्क करना शुरू कर चुके हैं। ज्ञानवापी की अगली डेट जुलाई में है, लेकिन कुछ मौलाना मुफ्ती जून में ही एक्टिव हो गए हैं। नई नई कहानी लिखी जा रही है। ज्ञानवापी वाली नई स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। नए नए पन्ने ढूंढे जा रहे हैं, नए नए गवाह तलाशे जा रहे हैं, सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और पिच ये रखी गई है कि चाहे जो भी हो जाए, किसी भी कीमत पर ज्ञानवापी को नहीं खोएंगे। और इस काम में पूरा का पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम लगा हुआ है। हलचल अचानक से तेज हो गई है, लेकिन ज्ञानवापी में मंदिर होने के इतने सबूत हैं, इतने साक्ष्य हैं, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ज्ञानवापी में मिली आकृतियां, त्रिशूल के निशान, संस्कृत के श्लोक, ब्रह्म कमल से लेकर हाथी के सूंड जैसी आकृतियां और कहां कहां मौजूद हैं, किन किन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई हैं, इसके एक नहीं दर्जन भर सबूत मौजूद हैं। हमने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिरों से सारे सबूत इकट्ठा किए। बहुत ध्यान से देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी का पूरा सच क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ज्ञानवापी का यह सच आपको हैरान कर देगा। एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। जो आपने अब तक नहीं देखा वो आज आप देखेंगे। ज्ञानवापी पर झूठ का फव्वारा बहाने वाला गैंग एक्सपोज हो जाएगा। जाग जाओ, जागो, ये आखिरी मौका है हमारे जागने का। खुदा की निशानी है। दुश्मन हमें आंखें दिखाकर बात करता है, हमारे मस्जिदों से अजान निकाल देने की बात करता है, माँ बहनों के चेहरे से पर्दा निकाल देने की बात करता है, इस्लाम को मिटा देने की बात करता है। हज़रात, पहले तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ। उन नादानों से कहना चाहता हूँ, उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ, उन अक्ल के अंधों से कहना चाहता हूँ, उन दुश्मनों से कहना चाहता हूँ, तुझे तारीख मालूम नहीं है, तुझे इतिहास मालूम नहीं है। जाग जाओ, जागो। ज्ञानवापी पर जो मुफ्ती और मौलाना हिस्ट्री की झूठी किताब खोलकर बैठे हैं, आज उन सब की बोलती बंद हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके आपको सारे सबूत दिखाते हैं। मिल रहा है। औरंगजेब ने उसमें कुछ थोड़ा सा काम कराया होगा, थोड़ा। सबसे पहले आपको दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद की ये बातें सुननी चाहिए। जनाब ने फिर वही राग अलापा है। ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद है का रट्टा मारा है। इनके मुताबिक औरंगजेब ने तो सिर्फ रिपेयर वर्क किया था, मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। ज्ञानवापी मोहल्ले का नाम है, ज्ञानवापी कुएं का नाम है। वहां पर एक कुआं है, मशहूर कुआं है ज्ञानवापी, ज्ञानव्यापी। उस कुएं की वजह से उस मोहल्ले का नाम और उस कुएं की वजह से उस मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी मस्जिद है। मस्जिद के पास में एक मंदिर बनवाया कि भाई दोनों साथ साथ रहो, मस्जिद भी मंदिर भी। औरंगजेब ने उसमें कुछ थोड़ा सा काम कराया होगा, थोड़ा बहुत जैसे रिपेयर कराई होगी। तो वहाँ पर वो मस्जिद बहुत पुरानी और कोई सबूत ही नहीं है कि मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई हो, ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। मुफ्ती साहब का झूठा प्रोपेगेंडा पकड़ा गया है, क्योंकि जिसे वो मस्जिद बताते हैं उसी ज्ञानवापी में जो त्रिशूल देखा, हूबहू वैसा ही त्रिशूल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी मौजूद है। तस्वीरें सामने हैं। बाईं तरफ ज्ञानवापी है, दाईं तरफ महाकालेश्वर मंदिर है। ज्ञानवापी की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक जिस तरह उकेरे गए हैं, बिल्कुल उसी तरह खंडवा के श्री ओंकारेश्वर मंदिर की दीवारों पर भी संस्कृत के श्लोक मौजूद हैं। ब्रह्म कमल जैसी आकृति सिर्फ ज्ञानवापी में नहीं, एग्जैक्टली उसी तरह की आकृति औरंगाबाद के घृणेश्वर मंदिर में भी है। क्या घृणेश्वर मंदिर की इन तस्वीरों को देखकर भी कोई शक है? महाकालेश्वर मंदिर की दीवारों को गौर से देखिए। क्या इसे देखकर कोई ब्रह्म कमल जैसी आकृति से इनकार कर सकता है? ज्ञानवापी में भी तो यही मिला है। आप किसी भी लोकेशन पर किसी भी मंदिर में चले जाइए,
ज्ञानवापी की दीवारों पर मौजूद मिलती जुलती तस्वीर देखी जाएगी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दीवार इस बात की साक्षी है। यहां भी हूबहू ज्ञानवापी जैसी ही आकृति। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी बिल्कुल वैसे ही निशान, हिंदू आस्था से जुड़े अनगिनत साक्ष्य। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां, दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक, पान के चिन्ह, उसकी कलाकृतियां सब मिले हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मंदिरों से आई तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही। ज्ञानवापी के भीतर जो दिख रहा है, इन मंदिरों में भी हिंदू धर्म से जुड़ी सेम टू सेम वैसी ही आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं। मगर ऐसा लगता है कि जानबूझकर पहले से तय प्लान के मुताबिक ज्ञानवापी को लेकर देश के सामने हर रोज लगातार झूठ परोसा जा रहा है। औरंगजेब ने कहा कि अब इस मूर्ति के नीचे ये काम होने लगा है, तो इसलिए इस मूर्ति को उठाकर, विश्वनाथ की मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर उस मंदिर को बनाया। पहले बनाया, ये 4 मंदिर बनाए औरंगजेब ने। मेरी इन बातों को सुनना, रातों को समझना और सुबह जाकर अपने जजमेंट के ऊपर गौर करना। कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर जालिमों, नफरत परस्तों, मैं एड्रेस देता हूं। उज्जैन के महाकालेश्वर की मंदिर किसने बनाया? औरंगजेब ने। कामाख्या देवी की मंदिर आसाम में किसने बनाया? यही औरंगजेब ने बनाया कि तुम्हारे नाना ने बनाया। यही विश्वनाथ की मंदिर को दोबारा किसने बनाया? उस जगह से मूर्ति को उठाकर दूसरा रीबिल्डअप किसने किया? औरंगजेब ने किया। और एक मंदिर भोपाल की आती है, इन 4 मंदिर को दान देकर बनाने वाला कोई है तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। ज्ञानवापी परिसर के भीतर मंदिर का सच छुपाया जा रहा है। बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही है और अब तो शिवलिंग को भी काला पत्थर बोलकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, कोई सबूत नहीं है कि यहां मंदिर था पहले, कोई सबूत नहीं। वो पिछले दिन सर्वे किया था, हाउस के अंदर उनको एक काला पत्थर मिल गया। वो समझे कि ये इनकी पूजा की चीज़ है, शर्म की जगह है। वो वहाँ पत्थर मिल गया। तुम तो झूठ बोल रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, कहानियाँ बना रहे हो। आजकल मुकदमा चल रहा है। मैंने कहा ये मुकदमा चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये लफ्ज़। मुकदमा दौड़ रहा है, मुकदमा भाग रहा है, मुकदमा उड़ रहा है, ये कहना चाहिए। ज्ञानवापी में मिले सबूतों पर झूठ वाले फव्वारे का रिमोट सिर्फ मुफ्ती और मौलानाओं के हाथ में नहीं है। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। टारगेट पर तो मोदी ही हैं, तभी तो लोकेशन बदल बदल कर मजमा लगता है। कभी एक कैरेक्टर तो कभी दूसरा कैरेक्टर माइक पकड़ता है। दीदी एक ऐसी शेरनी का नाम है मेरे दोस्तों, जो मुल्क के भारत के प्रधानमंत्री को मुंह से नहीं बल्कि नाक से पानी पिलाने का हुनर रखती है। ये बंगाल वो है। तो मेरे दोस्तों फख्र होता है। दिल भाई ने कभी कहा था कि दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 31 मई का ये वीडियो देखिए। मंच पर समाजवादी पार्टी के नेता ओबैदुल्ला खान पहुंचते हैं। सीधे ताजमहल और लाल किले वाली लाइन पकड़कर प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द बोलते हैं। हम हिंदुस्तानी, और हमसे कहा जाता है हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट दिखलाओ, दिखलाते हैं। हमारे उस सर्टिफिकेट को देखना चाहते हो, हमारी आइडेंटिटी को परखना चाहते हो, हमारा आधार कार्ड देखना चाहते हो, तो जिस लाल किले पे खड़े होकर 15 अगस्त को इस देश का सबसे बड़ा झूठा देश को एड्रेस करता है, यही तो हमारा आधार कार्ड है। आगरा का ताजमहल यही तो हमारी आइडेंटिटी है। हिंद को नाज है जिस पे, वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किला के यहाँ पानी हम हैं। सपा नेता के भड़काऊ टेप से इसके बाद सीधे हिंदू मुसलमान वाले डायलॉग सुनाई देने लगते हैं और फिर बड़ी चालाकी से इसमें बीजेपी, आरएसएस, मोदी, योगी सबको फिट कर दिया जाता है और ऐसा बार बार होता है।
अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क का संविधान खतरे में है, अगर आप ये समझते हैं कि हिंदू का हा अलग निकाल दिया गया है, मुस्लिम का माँ अलग निकाल दिया गया है, जरूरत है वहां से हिंदू का हा लाने की और जरूरत है यहां से मुस्लिम का माँ लाने की, ताकि हम बनाकर मजबूत हिंदुस्तान बनाया जाए, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम बोलने के लिए तैयार नहीं हो तो बीजेपी का डर हमको मत डरवाओ, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते। इस मुल्क में भी हम जी लेंगे, चाहे बीजेपी नहीं बीजेपी का बाप आ जाए। कल जितनी कुर्बानी हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद करवाने के लिए दी गई थी, आज उससे ज्यादा कुर्बानी हिंदुस्तान के दस्तूर और हिंदुस्तानियों के तहफ्फुज के लिए देने का वक्त आ गया है। इसलिए कि तन के गोरे मन के काले चले गए, मगर वो गोरे अपनी काली औलादों को यहाँ पैदा करके गए हैं। ये गेम बहुत बड़ा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर एक बड़ा सियासी प्रयोग हो रहा है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी इसके सबूत हैं। बीजेपी के अंत वाली स्क्रिप्ट है। कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन पर यह दिखता है और उसके तुरंत बाद कांग्रेस समर्थक तौकीर रजा का 31 मई वाला ये वीडियो वायरल हो जाता है। मुस्लिम मोहल्लों में जनाब के मैसेज फैलने लगते हैं। हेट प्रोपेगेंडा वाले बैनर के सामने खड़े होकर मौलाना तौकीर रजा कैसे ईडी सीबीआई का डर दिखाने लगते हैं, मोदी को हाईजैक करने की बात करते हैं। आप भी सुनिए। हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा हिंदू एकता और भाईचारे में यकीन रखता है। मुल्क के हालात को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि आज मुझे पकड़ लिया जाए, कल आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाए, परसों आपके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाए। इससे बेहतर है कि तमाम लोग मुत्तफिक होकर और मुत्तहिद होकर, ये मेरा प्रस्ताव है, तमाम लोग मुत्तहिद होकर मुत्तफिक होकर हिंदुस्तान गिर पैमाने पर जेल भरो आंदोलन का ऐलान करें। I am one of the vultures. मौलानाओं की धार्मिक तकरीर हो या कोई और मंच, ज्ञानवापी के नाम पर मोदी को कब और कैसे घेरना है, क्या कहना है, कैसे अनाप शनाप फैलाना है, सब सुनियोजित लगता है। मसलन इन भाई साहब को सुनिए, ज्ञानवापी का जिक्र करते करते ये सीधे बाबरी तक पहुंच गए और इस तरह दोनों की तुलना की, जो खुल्लम खुल्ला बहकाने, भड़काने और बरगनाने वाला। इन्होंने तो ज्ञानवापी में सर्वे कराने का ऑर्डर देने वाले जज को भी आड़े हाथों ले लिया। बाबरी मस्जिद का तस्करा आया था, लोग कहते हैं कि हमने जज्बात से काम लिया। हमने तो इतना खामोशी से काम लिया कि हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे, और मेरा मानना यह कि शायद हमारी गलती थी। वो ये कहते रहे कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको नहीं मानेंगे, हम तो मंदिर वही बनाएंगे। बाबरी मस्जिद तो चली गई, आपने इंतहाई खामोशी से दे दिया। अब ना बोलोगे तो कब बोलोगे आखिर यारो? अब तो दहलीज तक आ पहुंचा है चढ़ता पानी। अब गैनवापी मस्जिद से शुरुआत है, वहां पर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। 1991 का पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून मौजूद है। जज ने कैसे हिम्मत की? उसको अख्तियार है उसको एंटरटेन करने का। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो प्री प्लान लगता है। अलग अलग मौलानाओं और मुस्लिमों की पड़ताल करते करते हमारी नजर एक ऐसे ही शख्स पर पड़ी। इसका नाम अलामा अकील मुजाहिदी है। सोशल मीडिया पर इस शख्स का वीडियो अजमेर शरीफ हमारा है के नाम से वायरल है। गौर से देखिए कैसे डिजाइन के साथ टेक्स्ट फिट किए गए हैं और बगल में मोदी योगी की तस्वीर लगाकर एजेंडा चलाया जा रहा है। मगर कंफ्यूज मत होइएगा, पोस्टर में जो कुछ भी दिख रहा है उससे ज्यादा भड़काऊ इनकी बातें। ये मुसलमानों को क्या करने को कह रहा है, कैसे कह रहा है, कैसे उकसा रहा है, सुनेंगे तो समझ जाएंगे खेल कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। कोई माई का लाल अजान को नहीं मिटा सकता। किसी के अंदर ये जुरात नहीं कि अजानों को इस्लाम से निकाल दे। ऐ नादानों सुनो, हाँ ये नादानों को मौका मिला है हमारी गलतियों की वजह से। कल तक हम गिनती के थे मगर किसी के अंदर बोलने की ताकत नहीं। आज हम करोड़ों में हैं मगर हर गली कूचा में हम पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि ये मुसलमान का ईमान कमजोर हो चुका है।
मुसलमान डरपोक हो चुका है, मुसलमान बुज़दिल हो चुका है, क्योंकि वो जानते थे मुसलमान की ताकत जो है नमाज में है, नमाज में। ये मुसलमान खुद मिटता चला जाएगा। ऐ नबी के गुलामों आशिकों, अपनी आंखों से पत्ती को उतारो, अपनी ताकत पहचानो, अपनी कुव्वत पहचानो, वरना याद रखना आने वाली नस्लें तुम्हारी जो है ना, ये गद्दार लोग मार कर मिटा देंगे, इन्हें खत्म कर देंगे। इसलिए अपनी ताकत, अपनी कुव्वत अल्लाह ने जो नमाज में रखी है उसको सीने से लगा। मौलानाओं और मुफ्तियों की इसी लिस्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी भी है। ज्ञानवापी, आगरा, मथुरा, हर मुद्दे पर इनकी टोन बहुत अग्रेसिव है, बहुत सेलेक्टिव है। कभी महाराष्ट्र में, कभी यूपी में, कभी झारखंड में, तो कभी कहीं और, कभी मंच से खड़े होकर तो कभी मंच पर बैठकर। दूसरों की तरह इनका भी लोकेशन ही बदलता है, मगर डायलॉग सेम टू सेम रहता है। ऐ पागलों, तुम्हें ये लगा होगा कि ये मुसलमान मर गए। जरा आओ हजारीबाग में देखो, मोहम्मद के दीवाने अभी जिंदा मौजूद हैं। और इसी एक इलाके की बात नहीं करता मैं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अब देख रहा हूं नौजवानों की जमात तैयार है। नारे जो हमारे खून के प्यासे हैं, कपड़ा लत्ता, गाड़ी, बंगला, रोटी, खाना, ये मांगना, राशन मांगना छोड़ दो। अब अगर कोई मुतालबा हो तो सिर्फ ये कि मेरे नबी की इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए। अब मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी का पोस्टर देखिए, बीच में इनकलाबी बयान होता है, उसके नीचे मोदी और योगी दिखते हैं, मगर जैसे ही वीडियो प्ले होता है एजेंडा क्लियर हो जाता है। जालिम ऐसे भी थे जिनको पता लगा यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, ऐसे कुत्ते 500-500 रुपए पे पुलिस वालों के हाथ बिक जाया करते हैं, 2-2 में अपनों को बेच दिया करते हैं। ऐसे ही कुत्तों ने फोन उठा करके पुलिस वालों को खबर दी कि इसके घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है। पुलिस आई, पढ़ाने वाले को ले गई, बच्चों पे सख्ती की। मुझे बता तो सही, तेरे रोकने से क्या कुरान रुक पाया, तेरे टोकने से क्या पढ़ाने वाले रुक पाए? खुदा की कसम, सुबह कयामत तक न कुरान रोका जा सकता है, न कुरान वालों को रोका जा सकता है। ज्ञानवापी के सारे सबूत सामने हैं, दर्जन भर से ज्यादा वीडियो हैं, 50 तस्वीरें हैं। ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं, मंदिर के ही सबूत हैं, सब क्रिस्टल क्लियर है। मगर मंदिर मस्जिद करने वाले किरदारों ने तय कर रखा है, झूठ ही फैलाना है, ज्ञानवापी की धुंधली तस्वीर ही दिखानी है। इसीलिए तो अभी से मुसलमानों के मन में बाबरी वाला एंगल फिट करके एक नया डर बिठाया जा रहा है। हमें क्या डर लग रहा है? हमें वही डर लग रहा है जो बाबरी मस्जिद का हुआ था, वही डर लग रहा है कि कोई सुनेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं। आप सबूत दिखाते रहिए, देख ही नहीं रहे। वकील बहस करते रहेंगे, कोई सुन ही नहीं रहा, कान बंद करे बैठे, सुन ही नहीं रहे। बस किसी ने कान में कुछ कह दिया, बस वही काफ़ी है। हमें ज़रूरत ही नहीं कुछ फाइल देखने की, कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं। इससे ना मुल्क के अंदर तबाही मची हुई है, बर्बादी मची हुई है। देखिए आप, जब कोई सबूत ही नहीं है, जब मस्जिद है, आपको वो शर्म का पत्थर मिला है हौज के अंदर, और वो भी झूठा। थोड़ी देर के लिए आप मान लिए, 1 सेकंड के लिए, अगर वो हौज के अंदर जो मुसलमानों का कहना है कि फव्वारा है, और फव्वारा है, कुछ लोग कहते हैं कि वो शर्म का पत्थर है वहाँ पर, तो हौज में मिला है ना, मस्जिद के अंदर तो नहीं मिला। तो फिर मस्जिद का गुंबद गिराने की बात क्यों हो रही है? मस्जिद को बंद करने की बात क्यों हो रही है? वही हौज में मिला है वो आपका पत्थर, बकौल आपके, हम तो नहीं मानते उसको। अगर अदालतों में सुना गया, अगर सबूत के आधार पर मुकदमा चला तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो बाबरी मस्जिद का हुआ, हमें डर ये है कि कहीं वैसा ना हो जाए कि मुसलमानों के सारे सबूत मान लिए, लेकिन फैसला वही होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा आपको मालूम है। और अब बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को आज 5 दिन हो गए हैं और अभी तक मूसेवाला पर गोली चलाने वाला कातिल पकड़ा नहीं गया है। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर आ गई है जो बताती है
कि कितनी बेरहमी से सिद्धू का कत्ल किया गया। सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां मारी गई, जिसमें से 10 गोलियां शरीर के आर पार हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही मूसेवाला ने दम तोड़ दिया था। मूसेवाला के मर्डर ने पूरे पंजाब को झंझोर कर रख दिया है। पंजाब में अब चिल्ला चिल्लाकर योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। दिल्ली में गोली चलेगी, पंजाब में गैंग वॉर होगी, हरियाणा में गैंग एक दूसरे पर हमला करेंगे, राजस्थान में शार्प शूटर वॉर करेंगे, यूपी में गैंग्स एक्टिव हुए। देश के 5 राज्यों में गैंग वॉर की आशंका, खतरा है। 5 राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ और अब सिद्धू मूसेवाला का बदले का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया में धमकियां दी जा रही हैं। जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, पंजाब हाई अलर्ट पर है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और हत्या की प्लानिंग कनाडा में तैयार हुई थी। इसी बीच नीरज बुआना ग्रुप ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में यह धमकी दी है कि भाई की मौत का बदला 2 दिन में लिया जाएगा। ये चैलेंज 2 ग्रुप के बीच में नहीं, बल्कि सीधा पंजाब पुलिस और सिस्टम को है। अगर पंजाब में खून बहता है तो इसकी जिम्मेदार सीधा सिस्टम और पुलिस होगी। एक साइड लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, दूसरी साइड नीरज बुआना गैंग है। दोनों गैंग कितने ताकतवर हैं? इनके पास कितने आदमी हैं? कितने हथियार हैं? इनकी पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले सिद्धू मूसेवाला मर्डर में दोनों गैंग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने, ये समझना ज्यादा जरूरी है। पंजाब इस वक्त देश की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। पंजाब के टॉप सिंगर्स एक साल में 15 से 30 करोड़ तक कमाते हैं। रेडियो में गाने बजाने के 1.5 करोड़ रुपए तक लेते हैं। YouTube में एक गाने से एक महीने में 80 लाख से 1 करोड़ की कमाई होती है। पंजाब में हर रोज सैकड़ों नए सिंगर्स अपनी किस्मत आजमाते हैं। हर रोज नए गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर रोज नई एल्बम बनती है। अगर सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की कमाई की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला का करियर सिर्फ 6 साल का रहा। इस दौरान उन्होंने 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। साल 2020-21 में सिद्धू मूसेवाला ने 3.02 करोड़ रुपए बतौर टैक्स जमा किए थे। सिद्धू मूसेवाला एक लाइव शो करने के 20 लाख रुपए लेते थे। ऐसा कहा जाता है जहां पर पैसा होगा वहां पर ड्रग्स और क्राइम की एंट्री अपने आप हो जाती है। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री भी इससे बची नहीं है। सिद्धू मूसेवाला ड्रग्स के खिलाफ थे। उनके पास ऑटोमेटिक बंदूकें भी थी। नशे तो मैं कभी नहीं गाया जी। मैं नशा गाने च नहीं वरत्या। विरोध ही है मेरा जी, वो साइलेंट विरोध है। मैं प्रमोट ही नहीं कर रहा। मैं कदे कहा मैं फीम खा के फलाना धमका कर दो, दारू पी क्या कर दो, ठीक है ना भी। लोगों का तानते लोग तो यह भी कहते हैं मेरे को AK-47 हैगी तो नहीं हैगी ना। चलो ठीक है यार, कोई नहीं, मेरी आपदी मेहनत है, मैं आपदा कमा रहा, ठीक है, मैं आपदा कर रहा, तुसी कर लो भाई। हैगा शौक जी, बस सारे हैगा 45 बोर हैगा जी, है ना, 12 बोरा ने, ठीक है ना भी। सिस्टम सारे सैमी ऑटो सारा कुछ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਰਿਪੀਟਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਗੇਮ 'ਚ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। 2 सवाल सिद्धू मूसेवाला के फैंस को परेशान कर रहे हैं। पहला, उनका मर्डर गैंगस्टर ने क्यों किया? दूसरा, मर्डर का बदला एक गैंग से दूसरा गैंग क्यों ले? जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स का दबदबा है। ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। असल में जो नए नए कलाकार और संगीतकार पंजाब में पहुंचते हैं, उनको अलग अलग गैंग फाइनेंस करते हैं, उनकी एल्बम बनवाते हैं, उनके काम पर पैसा लगाते हैं, और जब सिंगर मशहूर हो जाता है तो उनसे पैसा वसूलने का काम शुरू होता है। और साथ ही जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हत्या की ये स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी। दरअसल साल 2021 में विक्की नाम के शख्स की जब हत्या हुई थी, वो विक्की लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी बताया जाता है, और आरोप ये लग रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने इस हत्या को अंजाम दिया है और मूसेवाला ने अपने मैनेजर को छुपाने में उसकी मदद की थी। तभी से इसकी हत्या की स्क्रिप्ट लिख ली गई थी, और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने विदेश में बैठे अपने दोस्त गोल्डी बराड़ से
शूटर्स अरेंज करने के लिए कहा और मौका मिलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला पर बहुत प्लानिंग के साथ बहुत बड़ा हमला किया गया। ताबड़तोड़ 30 गोलियां दागी गईं। इस हमले में AN-94 गन का इस्तेमाल किया गया। पंजाब में पहली बार इस गन से हमला हुआ, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है, इस गैंग के पास ऐसे कितने एडवांस हथियार हैं? गैंगवार हुए तो कितने हथियारों का इस्तेमाल होगा? पंजाब पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे AN-94 वेपन का इस्तेमाल करते हुए गैंगस्टर्स ने इनको ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। दरअसल AK-74 का रिप्लेसमेंट के तौर पर AN-94 रशियंस और आयरिश आर्मी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्मगल होकर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉसिंग करते हुए ये पंजाब में कई जगहों पर स्पॉट की गई। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो RPG राउंड फायर हुआ, उसके पीछे भी सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि RPG राउंड या तो रशियन आर्मी यूज़ करती है या फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो कई जगहों पर उसका इस्तेमाल करते आए हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने इस बात को भी बताया है कि इस समय जो पंजाब के गैंगस्टर्स हैं उनके पास वेपन के तौर पर 9mm वेपन, उसके अलावा 12 बोर, .312 और उसके अलावा जो बाकी वेपन्स हैं वो भी मौजूद हैं। AK सीरीज में कुछ वेपन्स मौजूद हैं, AK-56 जैसे वेपन भी उनके पास मौजूद हैं, जो अलग अलग टाइम पर उन्होंने छीना झपटी में लिया है। पंजाब में क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब पुलिस के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। पुलिस पर कितना प्रेशर है वो इस बात से समझ सकते हैं, जब कोई वारदात होती है, गोलियां चलती हैं और अगर उसमें कोई गैंग शामिल नहीं है तो पंजाब पुलिस रूटीन क्राइम कहकर राहत की सांस लेती है। अमृतसर में ऐसा ही कुछ हुआ। एक मेरी गल सुनो, बेनती सुनो, कोई माहौल खराब नहीं होया तो ना होने देना ते ना देखो रूटीन क्राइम पहला भी हुंदा रहा, वो एक रूटीन क्राइम है, ये कोई किसी होर इहो जी चीज नाल रिलेटेड नहीं हैगा। जब से सिद्धू मूसेवाला का सरेआम मर्डर हुआ है तब से पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री डरी हुई है। सिंगर, आर्टिस्ट को धमकियां मिल रही हैं। पंजाब से यूपी की दूरी 900 किलोमीटर है, लेकिन इस वक्त पंजाब में योगी मॉडल की जबरदस्त चर्चा है। पंजाब में इस टाइम कानून व्यवस्था है जी, वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। जो भी मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, उनकी खुद की कोई पावर नहीं है। अगर हम कंपेयर करें पंजाब को यूपी से, 17 में योगी जी की सरकार आई, 17 से पहले इतना मतलब कानून व्यवस्था का बुरा हाल था यूपी में। उनके आने के बाद दंगाई या तो यमराज के पास हैं या जेलों में बैठे हैं। डिमांड तो सब अब पब्लिक की यही है, अभी जोगी है जो यूपी में इतना मगर उसे गुंडागर्दी सभी को मिटा दिया भी। अब तो यही कह रहे हैं अभी पंजाब में जोगी आना चाहिए, इनको मगर कंट्रोल नहीं होया। हमें यूपी जैसा राज्यों के बढ़िया CM हो, बस यूपी जैसे यूपी में जोगी जी हैं, पंजाब में ऐसा कोई CM आए तो बस थोड़े समय में सुधार हो जाएगा। योगी जी मतलब जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते हैं। योगी जी डिसीजन लेते हैं, इस करके सख्ती कर रखी है उन्होंने। जहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, कोई मतलब हो मुख्यमंत्री जी के मतलब बिल्कुल ही नहीं ध्यान है, नाले गृह मंत्री गृह विभाग उनके पास है पर बिल्कुल नहीं हो ध्यान उनका। यूपी में सुधर सकता है तो योगी जी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ भी सुधर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। योगी जी का तो कुछ यानी उन्होंने तो जो कहा वो करके दिखाया। हाँ, पंजाब में उल्टा हो रहा है, यहाँ यानी कोई सोच भी नहीं सकता था भाई ऐसा कभी हो सकता है। यहाँ तो 83 से भी ज़्यादा हालात खतरनाक होने के चांस बनते जा रहे हैं। ना गुजरात के बोलते हैं 80 पंजाब में हालत बढ़ते ले तो रोज कत्ल आम बहुत होने लगे पंजाब में। लगता है जैसे कि यूपी में लगाम लगा है, वैसे पंजाब में भी लगाम लगना चाहिए। यूपी अगर कर सकता है, योगी जी कर सकते हैं, तो पंजाब भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है सर। यूपी भी तो हमारा देश के अंदर ही है, वो स्टेट भी हमारे देश के अंदर ही है और पंजाब भी हमारे देश के अंदर ही है। दोनों एक ही हैं, देखा जाए तो एक देश में ही है। तो वहाँ पे अगर सुख शांति है तो वहाँ भी होनी चाहिए। हिमाचल में अगर सुख शांति है तो वहाँ भी होनी चाहिए पंजाब में, क्योंकि हमारे पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया जिसकी डिमांड पंजाब में हो रही है। क्यों आज पंजाब को योगी मॉडल की जरूरत है, यह समझने के लिए योगी के रिपोर्ट कार्ड देखने की जरूरत है। साल 2017 में यूपी में योगी की सरकार बनी। साल 2017 में यूपी में 25 माफियाओं पर कार्रवाई हुई।
इन 25 माफियाओं के गैंग के करीब 638 मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, 258 मुकदमे दर्ज हुए, 300 से ज्यादा अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 89 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 243 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। 25 माफियाओं के करीबियों और गैंग मेंबर्स के 259 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। योगी 2.0 में अब तक माफियाओं और उनके करीबियों की 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई या बुलडोजर चला दिया गया। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद 5 सालों में 2145 करोड़ की अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चला या जब्त किया गया। जिदा मैं बीजेपी का बहुत जिदा ਉਹਦੇ खिलाफ हूं, पर जो ਉੱਥੇ योगी आदित्यनाथ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਭਰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। जब योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान मिली थी तो यूपी में भी क्राइम का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। शहरों से लेकर गांव-गांव तक गैंग एक्टिव थे, माफियाओं का कंट्रोल था, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। योगी ने सख्त एक्शन लिया और अपराधियों को भी समझ में आ गया योगी राज में क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। 2017 से 30 मार्च 2022 तक योगी सरकार में 159 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, 3755 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए। गैंगस्टर एक्ट में 51,696 के खिलाफ कार्रवाई की गई, 730 पर एनएसए लगाया गया। अगर हम यूपी में पिछली कुछ सरकारों की बात करें जिसमें मायावती मुलायम का शासन हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, लेकिन जिस तरीके से योगी राज में यूपी में क्राइम पर कंट्रोल किया गया, बीते 5 सालों में यूपी में कानून व्यवस्था में जिस तरीके से सुधार किया गया, जिस तरीके से माहौल बदला गया, ये साफ दर्शाता है और सभी ने देखा कि कैसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स ने खुद आकर सरेंडर भी किया। बीते 5 सालों में यूपी का माहौल बहुत तेजी से बदला है। किसी भी राज्य में अगर हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें, ऑर्गेनाइज क्राइम अपने वर्चस्व पर होता है तो सरकार और पुलिस की नाकामी को साफ तौर से दर्शाता है और यही यूपी और पंजाब में सबसे बड़ा फर्क है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 3 गैंग्स ने हाथ मिलाया है, जिसमें नीरज बवाना गैंग, बम्बीहा गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल स्पेशल पुलिस की कस्टडी में है और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से अपना पल्ला झाड़ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई बार बार पुलिस से यही कह रहा है कि उसका इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले स्पेशल सेल ने कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया था जिसमें शाहरुख नाम का शख्स भी था। उसने खुलासा किया मूसेवाला के मर्डर की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन इसके बावजूद उसने कैसे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर प्लान बनाया। क्या जेल में बंद होते हुए यह सब करना संभव है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता से बात की। पहले तो मोबाइल फ़ोन जैसे जेल में ऑपरेट करते हैं, कैसे करते हैं मोबाइल फ़ोन ऑपरेट? जैमर, जबकि हर एक उसमें जो हाई सिक्योरिटी वार्ड्स हैं उनके साथ जैमर्स लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं कि या तो उसकी जैमर की जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह जो होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं या उसको ख़राब कर देते हैं, या जैमर जो है एक राउंड शेप में काम करता है। ये लोग ऐसी जगह बीच में ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो गोलाई में घूमता है, जैसे रडार घूमता है, गोलाई में काम करता है वो, तो ये ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसका जैमर का इफ़ेक्ट नहीं होता है और उस जगह पे जाके ये मोबाइल से बात करते हैं। और नेचुरली जब आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो दूसरी जेलों में गैंगस्टर जो है उनसे भी वो बात कर सकते हैं और जो भी डायरेक्शन है वो दे सकते हैं। और जनरली आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो मोबाइल जो होते हैं, जनरली मोबाइल जो है जो गैंगस्टर्स होते हैं या टेररिस्ट होते हैं या बड़े हाई सिक्योरिटी के प्रिजनर होते हैं वही अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। एक बार जब जेल में बंद इन गैंगस्टर्स के पास मोबाइल फोन पहुंच जाता है तो ना सिर्फ ये आराम से अपना गैंग चलाते हैं बल्कि जेल के अंदर सामान्य कैदियों के सामने अपनी पहुंच भी दिखाते हैं। अगर कोई कैदी बढ़िया डील डॉल का दिखता है तो ये उसकी जमानत करवाने में भी मदद करते हैं और जब वो बाहर निकलता है तो इनके लिए काम करने लगता है। जो भी गैंगस्टर आता है हम पहले उसका करैक्टर वो देखते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई गैंगस्टर तो नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट गैंगस्टर नहीं, उसको उस जेल में रखते हैं जहाँ पे उसके अगेंस्ट वाला गैंगस्टर नहीं है
और ये पक्की बात होती है कि उसको हमने सेल में रखना है और हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखना है। देखिए क्या होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि एक जेल में एक ही गैंग के लोग हों। कई बार जैसे नीरज भवाना गैंग है, नीरज भवाना के काफ़ी सारे जो है उसके मेंबर्स हैं, उनको हम जो है जैसे एक जेल है उसमें हम खाली नीरज भवाना के रखेंगे, उसमें नीरज भवाना का जो अपोजिट गैंग है उसको नहीं रखेंगे। जेल में बड़ी सुरक्षा के बीच में गैंगस्टर को रखा जाता है। पंजाब में 70 छोटे बड़े गैंग एक्टिव हैं, जिसके करीब 500 सदस्य हैं। इसमें 300 जेल में बंद हैं। ये सच है, ये गैंगस्टर जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट भी करते हैं। इस वक्त बिश्नोई गैंग, बवाना गैंग के टॉप गुर्गे और सरगना सब जेल में हैं। लेकिन ये गैंग नए नए लड़कों को अपने साथ जोड़ते हैं ताकि पुलिस को भी भनक ना लगे और काम पूरा हो जाए, जैसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हुआ। ज्ञानवापी विवाद पर पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इतिहास में देवस्थानों को तोड़ा गया, हम इसे नहीं बदल सकते। आक्रांता इस्लाम को बाहर से लेकर आए, ये मोहन भागवत का बड़ा बयान। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।